वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। तो ये है जो हमारा, मैं इसको सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा है। ये सीटेट के लिए और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। तो जो हमारे इसमें टोटल चैप्टर है वो है साइकोलॉजी में 23। सीटेट हमारा कितने पार्टों में डिवाइड होता है वो तो आपको पता ही है। मेरी जो पुरानी प्रीवियस वीडियो है कि सीटेट को कैसे पास करें, आपको उस वीडियो को देखना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सीटेट या यूपी टेट या ये सब सारे निकाले हुए हैं, तो 2014 से लगातार सीटेट यूपी टेट पास हुआ हूँ, और वो भी 120 प्लस मार्क्स थे। तो आपको क्या करना है, जितना भी मैं ये यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, तो इसको क्या करना है, आपको नोट्स तो आपको हर जगह प्रोवाइड हो जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उस पर आपको कोई भी कोई OHP से पढ़ा रहा है, कोई आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा है, कोई स्लाइड से पढ़ा रहा है। तो आपको क्या करना है, उसमें वो क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने क्या करा, OHP उस बेस पे कॉम्प्रोमाइज करके आपको दे दिए। 30 क्वेश्चन दे दिए। 30 क्वेश्चन देने के बाद में क्या हो रहा है, बस उस पर टिक लगाए जा रहे हैं। आपको जो भी समझाने का मेन मोटिव है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ। आपके पास हर चीज होगी, बुक्स आपको मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे। जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ वो अलग हटके होगी सारे चैनल, सारी बुक से। क्योंकि थ्योरी तो हम सब लोग पढ़ सकते हैं, मगर अब हमें किस तरीके से पढ़ना है। जैसे आपने कोई चैनल किसी पे गए तो आपने क्या करा, उसकी वीडियो देखते गए आपको क्या करना, मैं आपको यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा। आपको किसी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं, आप कोई बुक मत पढ़ना, सिर्फ मेरे चैनल से बने रहना। और हाँ प्लीज, जो मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ आपका कोई भाई होगा, बेटा होगा, कोई भी होगा, आप खुद स्वयं हो सकते हैं। अपने आप को एक ऑब्जर्व करके देखिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये चैनल जो है वो स्टडी के लिए, आप मेरे चैनल पे जाओगे तो इसमें सिर्फ स्टडी आपको मिलेगी, स्टडी का मटेरियल मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल होते हैं, आप कितने बेफालतू चैनल होते हैं उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये ऐसा है जिससे आपका फ्यूचर बनेगा। तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब करने का आपको कुछ जाएगा नहीं। आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल बेसिकली रखोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसमें ज्यादा आप इंटरटेन करते हो, देखते हो। तो मैं आपको ये थ्योरी है, अगर हमें अच्छी सी थ्योरी हमने किसी भी चीज की पढ़ ली तो वो चीज हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है। हम नोट्स चाहे कितने भी अच्छे बना लें, हम उनको रट लें, तब भी हमारे एग्जाम में मार्क्स कम रह जाते हैं, क्योंकि हमने वो अच्छी से थ्योरी नहीं पढ़ी। थ्योरी हमने अगर अच्छे से पढ़ ली, हमने चीजों को समझ लिया, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि जो क्वेश्चन, इसके बाद में क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, आप देखना कितनी चुटकियों में वो सारे क्वेश्चन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चुटकियों में आप सारे क्वेश्चन करेंगे। बस क्या है, आपको मैं जो बता रहा हूँ थ्योरी है उसको समझना है अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आते अपने, क्योंकि ये पहला वीडियो होगा, इसके बाद बहुत सारे वीडियो आएंगे आपके लिए, लगातार वीडियो आएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं अपने चैप्टर पर, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपना। पहला है, ये कितने हैं इसमें टोटल, एनसीएफ तक 23 चैप्टर है, कहीं 25 है, कहीं 23 है। तो मैं आपको 23 जितने भी हैं, आपकी साइकोलॉजी है, चाहे हिंदी हुई, चाहे संस्कृत हुई, चाहे आपकी EVS हुई, चाहे आपकी SST हुई, सारे आपके जो कोर्स कवर हैं, चाहे मैं आपको मैथमेटिक्स पर सारा कवर करवा दूंगा। और हाँ, आप जब एग्जाम देने जाओ उसके बाद देख लेना आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, तो देख लेते हैं। तो ये वृद्धि एवं विकास। अब वृद्धि एवं विकास है क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसको पढ़ेंगे। तो वृद्धि एवं विकास दो शब्द यानी प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, यानी वो प्रयोग किए जाते हैं। कौन से प्रयोग किए जाते हैं, वृद्धि, दोनों का जो मीनिंग है, दोनों का अर्थ है वो एक ही है, वृद्धि और विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है। तो वृद्धि जो होती है, अभी सबसे पहले मैं वृद्धि को लूंगा, इसके बाद में मैं दूसरे को लूंगा, यानी कि हमारा जो है वृद्धि अभी लूंगा, इसके बाद विकास। तो विकास की ये अवधारणा है। डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, अधिगम को कहते हैं, किस तरीके से हम लर्निंग बाय डूइंग करके सीख सकते हैं, खुद सीख सकते हैं। तो इसको हम देख रहे हैं। तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि जो वृद्धि होती है, आपको पता होना चाहिए जो वृद्धि है वो क्या है, बाह्य स्वरूप है, किसका, वृद्धि का। नेक्स्ट है, कुछ समय बाद
वृद्धि रुक जाती है। यानी कि जब भी आपने देखा होगा ग्रोथ है, कुछ उसमें कोई ना कोई टाइम पीरियड तो होता ही है, तो जो उसकी ग्रोथ है, वृद्धि है, वो एक टाइम पर क्या होती है, रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। यानी कि जो इसका प्रयोग है वो एक संकुचित अर्थ में होता है, ना कि बहुत ज्यादा ब्रॉड में। इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, वृद्धि दिशाहीन होती है। यानी कि वृद्धि का जो कोई इसका निश्चित क्रम नहीं होता है, कोई इसकी दिशा नहीं होती है, वृद्धि अपने आप में एक चीज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। इस चीज को मैंने बता दिया आपको इतनी बार, क्योंकि आपको कितने पॉइंट ध्यान रखना है। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, कुछ समय बाद वृद्धि रुक जाती है, और इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, और वृद्धि की दिशा है वो क्या होती है, दिशाहीन होती है। तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना देख लेते हैं। क्योंकि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको वो 1 घंटे में कम से कम आपका 1 से 1.5 पेज कराता है, और वो भी उसमें बैठे होते हैं स्टूडेंट बहुत सारे। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, इंस्टीट्यूशन में आप कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हो, तो वो आपको बेसिक तौर पे क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 घंटे में जो भी बताता है वो आपको खुद समझदार हो। कोचिंग ज्वाइन करने से, मैंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, आपको बस क्या करना है, अपनी खुद पे विश्वास कर यानी कि स्टडी मटेरियल तैयार करना है। कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी थी, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सेल्फ स्टडी है। बस क्या है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज, क्योंकि अगर मैं आपको जो चीज बोलूंगा तो बोल के वो चीज आपको थोड़ी देर के लिए याद रहेगी, मगर मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ आप कभी भी वीडियो खोल के 2 मिनट के लिए देखोगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए क्योंकि ये नोट्स सारे अवेलेबल रहेंगे, इसीलिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वैसे तो जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके हमें कोई मतलब नहीं है, स्लाइड उससे OHP से पढ़ाते हैं, तो हमें अपने नोट्स तैयार करने हैं कि नोट से जो अच्छी चीज होती है वो कुछ नहीं होती। इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्लाइड से तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, OHP से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, देखा होगा आपने। तो मैं यहाँ चीज लिख रहा हूँ, आप उसको बेझिझक रहिए, आप आराम से तैयार करिए। अब आता वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। अभी हम पढ़ रहे थे इससे पहले वृद्धि, तो वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, वृद्धि जो वृद्धि आपको वो आपको कैसे नेगलेक्ट करना है, उस चीज को आपको कैसे हटाना है। आप समझिए जो भी आपका क्वेश्चन होगा एग्जाम में वो नकारात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव तौर पे होगा, और जो विकास होगा वो एक पॉजिटिव वर्ड होगा। और पॉजिटिव टैग वर्ड ये किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, वो सारे मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं। अभी हम आराम से धीरे जो सिलेबस उसको बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से पेपर देना चाहिए वो तो बाद की बात है। तो वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसको आप पता कि वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, यानी जो वृद्धि है हमारी सीधे मापा जा सकता है, उसका मापन किया जा सकता है। और जैसे ऊंचाई एवं भार, हम किसी को भी देख के हम उसका लेंथ जो है बता सकते हैं, वेट उसका कितना बता सकते हैं। विकास को हम इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब आता है हमारा विकास। तो विकास आंतरिक होता है, आपको पता है जो विकास है वो हमारा क्या इंटरनल तौर पे होता है। मैं कोई चीज कर रहा हूं तो विकास मेरा है, अभी मेरी वृद्धि कितनी है, ग्रोथ कितनी है, मेरी हाइट कितनी है, मैं किस तरीके, वो आपको सब पता चल रहा है। मगर मेरा जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो आपको किस तरीके से पता होगा, वो पता होगा मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, वो आपको ये बता रहा है। विकास आंतरिक होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जो भी हम विकास यानी कि हमारा डेवलपमेंट सीखते हैं, करते हैं, वो हमारा जिंदगी भर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। मगर वृद्धि जो है हमारी एक जगह से, यानी कि एक स्टेज ऐसी आती है जो वृद्धि हमारी रुक जाती है। तो इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, यानी कि जो ब्रॉड है इसका जो अर्थ, यानी कि जो इसका प्रयोग है वो व्यापक अर्थ में होता है, यानी कि जो है हमारा विकास लगातार चलता रहता है। विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है, ऐसी हमारी एजुकेशन है। वो कोई चीज हम हैं तो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते, वो कभी नहीं रुकती, लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। कौन सी शिक्षा, ऐसे ही हम यानी कि अधिगम और विकास, और ये जो अवधारणा हम पढ़ रहे हैं ये सब आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। अब इसकी निश्चित दिशा होती है। हाँ भाई पता है आपको, इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, निश्चित दिशा होती है। कोई भी विकास होता है तो किसी का गोल होता है कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे वहां तक जाना है, मुझे ये अचीव करना है, तो उसकी कोई ना कोई दिशा होती है। तो इसकी एक फिक्स दिशा होती है, यानी कि निश्चित दिशा होती है। सीधे मापन संभव नहीं, यानी कि इसको हम विकास को सीधे तौर पर माप नहीं सकते, बता नहीं सकते कि ये जो स्टूडेंट है कितना ब्रिलियंट है, कितना क्या है। तो उसकी हम जो है इसको एकदम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि स्टेज कैसी है, तो इसका मापन संभव नहीं है। तो इन पॉइंटों को आप
फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं, उनको एक बार जरा देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जो बाल्यावस्था हो गई हमारी, वो कितने तक होगी, कुछ जैसे हमारे चरण होते हैं, सबने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, किसी ने 5 से 18 बताई, किसी ने कुछ बताई, तो हम सबकी जो भी है अवस्थाएं वो लिख लेते हैं। बाल्यावस्था जो हमारी होती है वो होती है जन्म से 3 वर्ष तक, प्रारंभिक शैशवावस्था हमारी होती है 3 से 6 वर्ष तक, मध्यावस्था होती है वो होती है भाई 6 से 9 वर्ष तक, और ये होती है अंत्यशैशवावस्था, ये होती है हमारी 9 से 12 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था होती है प्रारंभिक अवस्था से 11 से 15 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है बाद की अवस्था यानी 15 से 18 वर्ष तक, और जो हमारी वयस्क अवस्था होती है लास्ट स्टेज वो होती है हमारी 18 वर्ष के बाद। अब आते हैं अपने रॉस महोदय के अनुसार, यानी रॉस महोदय ने क्या बताया, तो आप इनको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम रॉस महोदय पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट पे देख लेते हैं हम लोग। तो रॉस के अनुसार जो होती है शैशवावस्था वो क्या होती है, वो होती है रैशवावस्था। ये शैशवावस्था होती है हमारी, ये 1 से 5 वर्ष तक। जैसे आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, उनपे क्या बताई जाती है, बस 10 से 8 मिनट की वीडियो होती है, उसमें क्या होता है वो आपका बस बता दिए, इतना ही बता दिए, इसी को लेंथी चलते रहते हैं, न पॉइंट बताना, स्टेप बाय स्टेप बताया। तो मैं आपको पूरा जो चैप्टर है स्टेप बाय स्टेप लगातार बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पूरा चैप्टर आपका क्लियर रहेगा, बस मेरे साथ आप बने रहिए। तो शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष तक, यानी कि जो आपकी शैशवावस्था होती है वो होती है रॉस के अनुसार, उन्होंने बताया है। जो रॉस महोदय यानी जो भी हमारे साइड इसको कह देते हैं, जैसे ये रॉस और फ्राइड है, ये सब साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे हुए, रॉस हैं, हमारे जीन पियाजे हैं और फ्राइड हैं, बहुत सारे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। कोवल लॉन्सबर्ग जो हमारे सीक्रेट में 3 ही मेनली आती हैं, एक तो हमारा हो गया जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये 3 पूछे जाते हैं। मगर यूपी टेट में हमारे सारे पूछ लिए जाते हैं, ये अवस्था जितनी है यूपी टेट में बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। यूपी टेट का सिलेबस सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। सी टेट में तो मेन टॉपिक का वही आ जाते हैं, तो हमें मेन टॉपिक नहीं पढ़ना कि हमने मेन टॉपिक पढ़ लिया बस हो गई कहानी खत्म। हमें एग्जाम को पूरे प्रिपेयर कर लेना कि हमारा कोई भी क्वेश्चन आए तो बचेगा नहीं। तो शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था हमारी हो गई 5 से 12 वर्ष तक, थर्ड हमारी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और जो हमारी प्रौढ़ावस्था है वो हो गई हमारी 18 वर्ष से ऊपर। यानी शैशवावस्था हमारी जो है 1 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था जो हमारी होगी वो 5 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था हो गई हमारी 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था जो लास्ट स्टेज है। अधिकतर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इन 3 स्टेज पर। इनको तो पता होता है 18 से ऊपर जो होगी वो होगी, और 12 से 18 वर्ष यानी कि ये किशोरावस्था 12 से ये बच्चे कर लेते हैं। मगर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें सेकंड स्टेज में 5 से 12 बच्चे भूल जाते हैं, स्टूडेंट भूल जाते हैं कि हमें कौन सा लगाना चाहिए, वो लगाते हैं थर्ड वाला किशोरावस्था। तो 1 से 5 वर्ष तक आपको शुरू से स्टार्ट करना है, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18 और लास्ट में रुक जाना है। तो 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18 और 18 के बाद रुक जाना है। तो मैं दोबारा बता देता हूं, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18 और 18 के बाद में लास्ट में रुक जाना है। तो सबसे पहले हो गई 1 से 5, दूसरी हो गई 12 से 18, 1 से 5, 5 से 12, 1 से 5 पहली वाली हो गई, सबसे पहली हो गई हमारी शैशवावस्था 1 से 5, दूसरी हो गई 5 से 12, और थर्ड हो गई 12 से 18, और लास्ट हो गई 18 पे आपको रुक जाना है आके, ये हो गई। अब गर्भावस्था, गर्भावस्था 9 माह से 280 दिन का होता है, टाइम पीरियड यानी गर्भावस्था का होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गर्भावस्था में कितने दिन लगते हैं, 9 माह नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है गर्भावस्था कितने दिनों में कितने दिनों की होती है। तो आपको ध्यान रखना 280 दिन यानी कि 9 माह। सबसे गर्भावस्था की 3 स्टेजों में डिवाइड किया गया है, 3 स्टेजेस की बताई गई है। एक तो डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, यानी डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। इन 3 पॉइंटों को आपको पकड़ के रखना है। तो मैं जाता हूं, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर पढ़ूंगा नेक्स्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट है डिंबावस्था। तो ये क्या डिंबावस्था, 2 सप्ताह तक इसकी क्या रहती है, अवधि रहती है यानी समय रहता है, और इसका आकार जो होता है वो कैसे होता है, अंडे जैसा आकार। आपको बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, यानी कि जो इसकी अवधि होती है वो होती है 2 सप्ताह तक इसकी अवधि होती है, यानी डिंबावस्था की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पिंडावस्था, यानी दूसरी स्टेज है वो है पिंडावस्था। इसमें क्या है, तीसरे सप्ताह से दूसरे
महीने तक, यानी कि तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक इसमें क्या हो जाता है, स्नायु मंडल, ज्ञान तंतु और त्वचा, बाल, जिगर, ग्रंथियां, फेफड़े, सांस नली आदि जो भी ग्रंथियां बढ़नी होती हैं वो हमारी यानी तीसरे हफ्ते में, यानी तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक, यानी तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक ये सारी चीजें जो इसमें ग्रंथियां हैं वो सारी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और भ्रूणावस्था जो थर्ड स्टेज है वो 3 माह से लेकर 9 माह तक आपकी बननी शुरू हो जाती है, यानी कि भ्रूणावस्था है वो 3 से 9 माह तक। लास्ट हमारा यानी कि अब शुरू होता है शैशवावस्था, इसका टाइम पीरियड है वो है 0 से 5 वर्ष तक। और इसमें फ्राइड मॉडल ने ये बताया है जो बच्चा यानी जो भी अपने स्टार्टिंग में यानी शैशवावस्था में बनना चाहता है वो बन जाता है, बनना उसका प्रारंभ होता है। जो भी कुछ बनना चाहता है वो कुछ बनना है, यानी कि मानव को जो भी कुछ बनना है वो उस टाइम पीरियड में बन जाता है, उसको बनना भी एक लाजमी है। कि किस तरीके से कोई बच्चा है उसको कह देते हैं कि बच्चे के जो पैर है वो पालने में पता चल जाते हैं, इसीलिए फ्राइड महोदय ने ये बताया है कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वो शैशवावस्था में बन जाता है। तो और इस काल में कह सकते हैं कि बच्चे को सुख और आनंद की बहुत ज्यादा इसने जैसे कह सकते हैं इसकी लालसा होती है, चाहत होती है। तो इनको पॉइंट को मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बस ये नहीं कि मैंने इतना आपको यहाँ लिख दिया डिम्बावस्था बस, फिर इधर लिख दिया भ्रूणावस्था, फिर इधर लिख दिया शैशवावस्था, 2 पॉइंट इसके बताया तो खत्म कर दिया। मेरा नहीं ऐसा काम, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। तो बस चैनल पे लगातार बने रहिए, मैं जाता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। इसको देख लेते हैं। तो शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है। किसमें? शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होने लगती है, यानी जो ग्रोथ है उसकी डेवलपमेंट है तो ग्रोथ डेवलपमेंट उसकी तीव्र हो जाती है, बढ़ने लगती है। मानसिक क्रिया यानी बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, वो तीव्र होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसी काल में सीखने की प्रवृत्ति, बच्चा सीखने की प्रवृत्ति क्या होता है? बच्चे को बहुत बहुत जल्दी सीखना होता है। कोई भी चीज शैशवावस्था में बताओ तो बच्चा क्या होता है उस चीज को बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है सीखने के लिए। तो हमारी कौन सी हो गई? पहले तो विकास जो होता है बहुत तेज होता है, शारीरिक विकास जो इसी में पूछ लेता है कभी कभी कि जो हमारा शारीरिक विकास होता है कौन सी अवस्था में होता है, वो आपको ध्यान रखना है। शैशवावस्था में इसकी विशेषताएं। मानसिक क्रिया मैंने बता दिया कि मानसिक क्रिया नहीं, बच्चा कैसे चिंता मनन करता है, किस तरीके से सोचता है, तो उसको भी वो इसी क्रिया के द्वारा सीखता है, यानी कि इसी जो हमारी अवस्था है इसके द्वारा सीखता है। सीखने की प्रवृत्ति यानी बच्चे में किस तरीके से, मैंने ये बताई दिया कि बच्चे में किस तरीके से सीखना होता है। आप कोई भी चीज कर रहा है, कोई किसी काम को कर रहा है तो बच्चा आपसे पूछता है, बोले ये क्या हो रहा है? जैसे छोटा बच्चा, तो जैसे आपने पहले फैन ऑन करा तो फैन ऑन करने के बाद में उसे बंद ऑफ कर यानी स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो बच्चा आपकी तरफ देखता है, वो उसी चीज को करने की सोचता है जो आपने पहले किया। कोई भी चीज तो वो आपसे पूछता है, ये लालसा होती है कि सीखने की प्रवृत्ति उसमें लगातार बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है सामाजिक भावना का तीव्र होना, यानी इसी स्टेज में यानी शैशवावस्था में सामाजिक जो भावनाएं है उसकी वो और तीव्र हो जाती हैं। वो बच्चा सामाजिक भावनाओं में खोने लगता है, सामाजिक जो समाज की तरफ है आकर्षित होने लगता है, समाज को यानी सामाजिक लोगों को पहचानने लगता है, देखने लगता है कौन सा क्या है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड होने लगता है। आत्म प्रेम की भावना, इसी अवस्था में आत्म प्रेम की भावना भी जागृत हो जाती है बच्चे में अपनी मम्मी पापा से। जैसे कोई भी छोटा बच्चा है तो वो क्या होता है, जब उसकी मम्मी उसे छोड़ देती है, वास्तव में उसको कोई दूसरा उसे पकड़ लेता है या कुछ भी है, तो बच्चा क्या होता है अपनी मम्मी को ही या माँ को सबसे ज्यादा आत्म प्रेम जहाँ होती है, क्योंकि उसने उसे जीवन शुरू स्टार्टिंग से ही देखा होता है और उसी गोद में वो पला बड़ा होता है। तो आत्म प्रेम इस स्टेज में ज्यादा होता है। दूसरों पर निर्भरता, यानी कि शैशवावस्था में दूसरों पर बच्चा बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। वो कुछ कार्य जो वर्क है वो अपने आप करता है और दूसरों से करवाता है, यानी कि ना के बराबर ही वो अपने वर्क करता है। और जो ज्यादा वर्क है यानी दूसरों पर डिपेंड होना, दूसरों पर आत्मनिर्भर होना, इसी अवस्था के अंतर्गत आता है। अनुकरण यानी कि जो भी है फॉलो करना, किसी के देख के यानी किसी भी चीज को देखकर सीखना, बच्चा क्या करता है अनुकरण करता है। तो इस स्टेज में उसको भी ये सीखना यानी कि इसी स्टेज की ये विशेषता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि सीखने की सबसे तीव्र अवस्था कौन कौन सी होती है, या मानसिक क्रियाओं की तीव्र अवस्था किसमें आती है, अनुकरण द्वारा सीखना किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है
जो हमारा सीखने का काल है, अनोखा काल है, उसको तो मैंने यहाँ नीचे अभी बताऊंगा कि अनोखा काल किस सीखने, जो भी हमारा जीवन का अनोखा काल वो तो आपको दिख ही रहा होगा। मगर उसने ये दे दिया कि हमारा संवेग का प्रदर्शन किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो संवेग का जो प्रदर्शन होता है वो होता है हमारा सहस्वा अवस्था में। तो संवेग हो गए हमारे क्रोध, भय, ईर्षा, ये जितने भी होंगे इमोशन मोशन वो सब हमारे होंगे, वो होंगे सब इसी में हमारे सहस्वावस्था में। अब आते हैं हम बाल्यावस्था में, ये होती है हमारी 5 से 12 वर्ष, वो हो गई हमारी 0 से, यानी स्टार्टिंग से भी 0 से हो सकती है 1 से भी, तो मैंने आपको बता दिया था 1 से 5 या 0 से 5। तो अब आ जाते हैं 5 से 12 वर्ष, यानी कि जीवन का अनोखा काल इस अवस्था को कहते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जीवन का अनोखा काल कैसे कहते हैं, तो जीवन का अनोखा काल कहते हैं बाल्यावस्था को। आपको इसको ध्यान रखना है कि जीवन का अनोखा काल कैसे कहते हैं, बाल्यावस्था को। ये होती है हमारी टाइम पीरियड, जो यूनिवर्सल वैल्यू होती है वो होती है 5 से 12 वर्ष। इसकी कुछ विशेषता है, मैं उसको बता देता हूँ। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होना, इसमें क्या तीव्रता होती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, मगर इसमें क्या मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होना, मतलब जिसको कह सकते हैं एबिलिटी, बच्चे की योग्यता जो है वो किस तरीके से बढ़ती है और तीव्र होने लगती है, बच्चा और वृद्धि में जो होता और करने में सक्षम हो जाता, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था इसमें जो ये हमारा स्टेज है, मैं आपको ये बता रहा था जो हमारी मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है वो किस तरीके से होती है। मानसिक योग्यता में वृद्धि वो होती है हमारी, मैंने आपको बता दिया एबिलिटी किस तरीके से सोचने समझते, वास्तव में इसकी जो और कैपेबिलिटी है वो बढ़ने लगती है, किसकी अपेक्षा, वो बढ़ जाती है सहस्वावस्था की अपेक्षा। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता, यानी इस अवस्था में जो जिज्ञासा की प्रबलता है वो भी बहुत तेज हो जाती है, यानी जिज्ञासा की जो प्रबलता होगी वो भी इसमें बहुत तेज हो जाएगी। बच्चे इसमें क्या होगा और अच्छी चीजें जो इसमें है वो सीखने की कोशिश करेगा, कौन कौन सी चाहे अच्छी हो जो बुरी हो, प्रबलता उसकी जिज्ञासा है, यानी कि कह सकते हैं जिज्ञासु बनने लगेगा बच्चा, सीखने को हर समय तत्पर रहेगा। नेक्स्ट है वास्तविक जगत, यानी वास्तविक जगत में अपनी एक पहचान बनाने लगता है बच्चा बाल्यावस्था में। वास्तविक जगत की उसको क्या है, वास्तविक जगत की ओर घूमने लगता है, उसे देखने लगता है कि कौन सी चीज मुझे अच्छी लगने लगती है। जैसे बच्चा कह सकते हैं 5 या 12 वर्ष में वो एक समाज के तौर पे चलने लगता है, यानी समाज में उसको क्या करने हैं, वो एक अपने आप को समाज में ढालने की कोशिश करता है, यानी कि वास्तविक जगत को अपना बनाने की सोचता है। सामाजिक गुण, यानी कि जो सामाजिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, बस बच्चे के इसमें सबसे ज्यादा पनपने लगते हैं, यानी सामाजिक गुण होते हैं। तो बच्चा क्या होगा इसमें अपने सामाजिक गुणों को दर्शाने लगता है। जो सामाजिक गुण है, जैसे कोई भी है अपने स्कूल में गया, अपने स्कूल में टीचर को बोल रहा गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर या नमस्ते सर, जो भी है, घर पे कोई फैमिली वाला रिश्तेदार आ रहा तो उसको भी नमस्ते कर रहा, तो ये सामाजिक गुण बच्चे में इस तरीके से ज्यादा होने लगते हैं। तो आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, और पॉइंट है वो मैं अभी कराऊंगा आपको आगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपना, इसी का चल रहा था अपने बाल्यावस्था का। तो नैतिक गुणों का विकास होता है किसमें, बाल्यावस्था में, यानी नैतिक गुण बच्चे के अंदर ज्यादा होते हैं, नैतिक गुणों का विकास होता है, यानी मॉरल डेवलपमेंट का विकास होता है। बहुमुखी, चौमुखी, बहुमुखी, अंतर्मुखी, आपने ये व्यक्तित्व के चैप्टर में पढ़ रखे हो, नहीं पढ़े हो तो मैं आगे आपको बताऊंगा। यानी बहिर्मुखी एक होता है, अंतर्मुखी मतलब बहिर्मुखी, यानी बाहर की जितनी भी दुनिया है, बाह्य वातावरण का जो उसका डेवलपमेंट है उसके अंदर ज्यादा होने लगता है। सामूहिक खेलों में रुचि, यानी जो सामूहिक ग्रुपिंग प्लेइंग गेम्स होते हैं उनमें क्या होती है, बच्चे की इंटरेस्टिंग ज्यादा होने लगती है। और शारीरिक एवं मानसिक, यानी कि जो फिजिकल और मेंटल दोनों का विकास इसी अवस्था में होने लगता है, यानी कि जो हमारा फिजिकल एंड मेंटल। अब आगे हमारी नेक्स्ट किशोरावस्था। तो किशोरावस्था कितने वर्ष होती है, यानी कि हमारी होती है 12 से 18 वर्ष तक की, और ये अवस्था जीवन का संधि काल, तूफान, तनाव तथा ख्वाब की अवस्था भी कहा जाता है, यानी तूफान की अवस्था जिसे हम कहते हैं वो है हमारी किशोरावस्था। सीटेट यूपीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, तो तूफान की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। अब इसके क्या क्या विशेषताएं, ये क्वेश्चन ये पहला हो गया, क्वेश्चन हो गया कि इसकी जो विशेषताएं वो किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला इसका पूछ लिया क्वेश्चन आएगा कि किशोरावस्था का जो अवधि होती है वो कब होती, कितनी होती है, तो 12 से 18 वर्ष। पहला क्वेश्चन, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है, तो उसमें रखा हुआ तूफान, तो तूफान दे दिया, तनाव दे दिया, ख्वाब दे दिया, अवस्था। अब उसमें तूफान की जगह को दे दिया संवेग दे दिया, तो आपको ध्यान रखना तूफान, तनाव तथा ख्वाब की अवस्था भी इसे कहा जाता है।
शारीरिक परिवर्तन किसमें होते हैं सबसे ज्यादा, वो होते हैं हमारे नैतिक विकास में, यानी कि जो भी हमारे चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस वो होंगे किशोरावस्था में बहुत ज्यादा। यानी कि किशोरावस्था में बच्चा जो होता है वो अपने आप को एटमॉस्फेयर में ढालने की कोशिश करता है, और उसके जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो इस अवस्था में बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं। नेक्स्ट है मानसिक विकास। तो इस अवस्था में क्या होता है, मानसिक विकास भी सबसे ज्यादा होता है, यानी मेंटल डेवलपमेंट भी इस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है बच्चा इस अवस्था में सोच सकता है। घनिष्ठ एवं मित्रता। अब घनिष्ठ एवं मित्रता ऐसी इस जो है हमारे टाइम पीरियड यानी किशोरावस्था में घनिष्ठ एवं मित्रता भी इस टाइम पीरियड में होती है। यानी कोई भी है तो बच्चा यानी स्टूडेंट उसका कोई भी कह सकते हैं, कोई भी उसका साथी है तो उसके लिए जान देने को तैयार रहता है, यानी कि फ्रेंडशिप इसमें बहुत ज्यादा होती है। यानी किशोरावस्था में स्थिरता व समायोजन, यानी किसी भी चीज को समायोजन करना, उस चीज में उसको ढालना, किस तरीके से हम उसमें समायोजन कर सकते हैं। एक आगे आएगा समायोजन, यानी कि जब हम पढ़ेंगे जीन पियाजे तो मैं आपको और उसमें अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से समायोजन और बताया जाएगा कि समायोजन होता क्या है। तो पूरे जितने भी स्टेज है वो आगे बताएंगे, अभी तो हम स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं। स्वतंत्रता व विद्रोह, यानी कि इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, स्वतंत्रता व विद्रोह भी करने लगता है। यानी जो भी देखता है कि कोई भी है तो किसी दोस्त के लिए कुछ भी है तो वो हमेशा तत्पर रहता है विद्रोह के लिए, तो इसमें स्वतंत्रता व विद्रोह की भी भावना होती है। काम शक्ति की परिपक्वता या मैच्योरिटी, जो भी वर्क होता है उसके प्रति बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी होती है अपने वर्क के प्रति, तो बच्चा क्या होता है, काम शक्ति के जो होती है उसकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। रुचियों में परिवर्तन, यानी कि जो उसकी इंटरेस्ट होता वो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। रुचियों में किस तरीके से इंटरेस्ट होगा, कोई भी चीज काम करने के लिए, किसी भी साथी या कुछ भी काम करने के लिए या कोई वर्क करने के लिए, तो या पढ़ने के या घूमने के लिए, तो रुचि बच्चे के अंदर बहुत होती है। यानी 5 से वो हमारे लिए 12 से 18 वर्ष के अंतर्गत, यानी रुचियों में परिवर्तन बहुत होगा। ईश्वर व धर्म में विश्वास इसी अवस्था में बच्चा करता है। अब जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा स्वतंत्रता व विद्रोह किस अवस्था में होता है, शारीरिक परिवर्तन सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है, सेकंड पॉइंट मानसिक विकास, ये हो गया हमारा थर्ड, और काम शक्ति ये हो गया हमारा फोर्थ, यानी कि 1, 2, 3 और ये हो गया हमारा फोर्थ। ये 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। यानी कि शारीरिक परिवर्तन किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना किशोरावस्था में। स्वतंत्रता व विद्रोह किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो आपको ध्यान रखना किशोरावस्था में। मानसिक विकास सबसे ज्यादा किसमें होता है, मेंटल यानी मेंटल डेवलपमेंट, तो वो सबसे ज्यादा होता है हमारे किशोरावस्था में। काम शक्ति की परिपक्वता ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये होता है हमारा किशोरावस्था में। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए फटाफट बहुत जल्द। अब इसमें देखते हैं प्रौढ़ावस्था, ये क्या होती है, ये व्यवहारिक जीवन की अवस्था है। यानी कि जो प्रौढ़ावस्था होती है ये क्या होती है, व्यवहारिक जीवन की एक अवस्था होती है, जो मैंने आपको 3 स्टेज पहले बता दी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां से बनते हैं, मैं तब भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। नेक्स्ट है वृद्धावस्था, ये बाल्यावस्था की तरह अति संवेदनशील है। ये जो हमारी वृद्धावस्था होती है ये बाल्यावस्था की तरह अत्यंत क्या होती है, अति संवेदनशील है। नैतिक विकास, इसमें क्या होता है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि होती है। यानी नैतिक विकास है, बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट है, तो किस तरीके से उसमें ईमानदारी सत्यनिष्ठा बहुत ज्यादा होती है। संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, उसमें भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, ये जितने भी होंगे वो सब होंगे हमारे संवेग यानी कि इमोशन के अंतर्गत। ये भय, क्रोध, ईर्ष्या ये सब होंगे, इसमें आश्चर्य है, वात्सल्य है, तो जितने भी आपको दिखे भय, क्रोध, ईर्ष्या वो सब होंगे हमारे संवेगात्मक विकास में। मानसिक विकास में इसमें जीन पियाजे ने आपको जो स्टेजेस हैं वो कितनी स्टेज बताएंगे वो आपको मैं आगे बताऊंगा। टीपोर संक्रामक, संक्रामक, अमूल संक्रामक, तो वो 4 स्टेजेस बताएंगे आगे, तो उनको हम पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं मानसिक विकास, संवेदनशीलता, अवलोकन, स्मृति, ध्यान, मानसिक संरचना, जितने भी यानी कि मेन इसमें संरचना आपको ध्यान रखें। यानी संवेदनशीलता यानी कि ये भी एक इसको कह सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट का है। अवलोकन ये भी हम अपने मस्तिष्क से करते हैं किसी चीज का अवलोकन। स्मृति और ध्यान ये भी हम किसी अपनी मेमोरी से करते हैं। तो जो मेमोरी के अंतर्गत आया वो आपको ध्यान रखना है, किसमें होगी, वो हमारी मानसिक विकास में। शारीरिक विकास किससे होता है, शरीर के बाह्य एवं आंतरिक विकास होगा में जब हम कह सकते हैं विकास होगा तो वो होगा हमारा शारीरिक विकास के अंतर्गत। यानी कि शारीरिक विकास बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरीके से हो सकता है, तो इनको आप फटाफट नोट कर लीजिए अभी और
पूरा चैप्टर हम क्लियर करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा ये। इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो आपको उसमें देख लेना है कि जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आपको तो कैसे आप फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये चैप्टर जब आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर देखना आप फटाफट कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये जितने भी स्टेज हैं, अब आते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले इन कौन कौन से विकास को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा एग्जाम में वंशानुक्रम और वातावरण सबसे ज्यादा लिखा होता है कि विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है। तो कहीं कहीं में वंशानुक्रम दे रखा, कहीं कहीं में वातावरण दे रखा होता है। तो जितने मैंने ये कारण रखे ये सब विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट के ये अवरुद्ध है। तो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे वंशानुक्रम। आपको पता ही सबसे पहला पॉइंट हमारा आ गया वंशानुक्रम। ये क्या होता है आपने देखा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी चलता रहता है हमारा वंशानुक्रम, कि हमारे जो दादा है फिर परदादा उसके बाद में हम आए। तो वंशानुक्रम हमारा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है किसी भी चीज को। ये भी एक विकास को प्रभावित करने वाला हमारा एक कारक है, यानी वंशानुक्रम, यानी कि लगातार कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं वंशानुक्रम। नेक्स्ट हमारा वातावरण में किस तरीके से बच्चा किस तरीके से रह रहा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट में वातावरण भी डालता है कि बच्चा कौन से माहौल में किस तरीके का रहता है। तो ये भी इफेक्ट डालता है कौन, बच्चे के ऊपर वातावरण, यानी वातावरण भी। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा वंशानुक्रम वातावरण दोनों से कोरिलेटेड है एक दूसरे से। ये क्वेश्चन में दोनों एक साथ ही आते हैं। आप किसी भी प्रीवियस पेपर को उठा के देख लेना, आपको दोनों यही मिलेंगे। नेक्स्ट है बुद्धि। तो बुद्धि जो होती है हर बच्चे में अलग होती है, किसी में कम होगी, किसी में धीमे होगी, किसी में बहुत ज्यादा तीव्र होगी, तेज होगी। तो बुद्धि भी इसको प्रभावित करने वाली एक कारक है, किसको, विकास को। अब लिंग में क्या आ जाता है, लिंग विभेद जितने भी होते हैं लिंग होते हैं। तो आपको पता है कि लड़का है या लड़की है, क्या जेंडर उससे मतलब नहीं रहता। तो दोनों में क्या है, दोनों को बस विभेदीकरण इससे होता है कि कौन ज्यादा ब्रिलियंट कौन ज्यादा नहीं है। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें लिंग को देखना है कि जेंडर कौन सा है, लड़का या लड़की, उसको भी यानी कि पक्षपात हमें नहीं करना है। तो ये क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में भी ये आता है, यानी कि जेंडर हमारा। शुद्ध वायु एवं प्रकाश। अगर शुद्ध वायु एवं प्रकाश बच्चे को नहीं मिलेगा, स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, ये विकास के यानी उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाएगा। यानी शुद्ध वायु भी इसको चाहिए और प्रकाश भी उसको चाहिए, तभी वो आगे इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो उसका विकास डेवलपमेंट वहीं का वहीं रुक जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसमें जो भी उनको कह सकते हैं उनकी बाह्य अंगों का विकास होना। इससे पहले भी मैंने लिखवाया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी होती हैं, यानी जिगर है, उसके हाथ पैरों का बढ़ना है, उसकी आंतरिक जो इंद्रियां होती हैं वो हैं, जो उसका डेवलपमेंट आंतरिक तौर पर विकास हो, जिगर है, माउथ, जो हमारे शरीर सारे अंगों का विकास हो रहा है, तो वो सब अंतःस्रावी ग्रंथियों में आ रहा है। किस तरीके से वो ग्रंथियां बढ़ रही हैं वो है। अगर ये ग्रंथियां नहीं बढ़ रही हैं तो समझ लो विकास को प्रभावित नहीं कर सकती, वो विकास को वहीं अवरुद्ध कर देंगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी बढ़ना, इससे पहले मैंने आपको लिखवाया था, वीडियो के स्टार्टिंग में आप जाके देख लेना, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जन्मक्रम। अब बच्चे का जन्मक्रम क्या, बच्चे का अगर जन्मक्रम ठीक नहीं है, बच्चा कोई भी, जितने मैंने आपको इससे पहले भी लिखवाया था कि जो उसकी मंथ होती है वो 9 से 280 होती है, यानी 9 मंथ और 280 दिन। इससे पहले बॉर्न या इससे बाद बॉर्न, तो बच्चे के इसमें क्या, बच्चे के जन्मक्रम में भी एक इफेक्ट डाल देता है, कौन, वो है जन्मक्रम। तो जन्मक्रम ठीक नहीं होगा तो बच्चे को विकास करने में प्रभावित करने वाले कारक में ये सबसे ज्यादा अवरुद्ध होगा। तो इसको क्या है, ये सबसे ज्यादा विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है भयंकर रोग एवं चोट। अगर किसी बच्चे में भयंकर रोग है या चोट है, उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, तो ये भी सबसे ज्यादा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आ जाएगा। क्योंकि जो भयंकर रोग एवं चोट है उसके अंतर्गत, तो वो भी एक अवरुद्धता के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लैंग्वेज को सुनिए, और जो क्वेश्चन अभी है किस तरीके से आते मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बता दूं, पोषाहार।
पोषाहार क्या, किसी बच्चे को भोजन अच्छे से अच्छा नहीं मिले या उसकी देखभाल अच्छे से नहीं है, टाइम पे से भोजन नहीं मिल रहा है, तो बच्चे का जो पोषण है वो रुक जाता है। इसीलिए तौर तरीके उसको क्या मिलना चाहिए, लगातार भोजन मिलता रहना चाहिए और इसका विकास आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं होगा, लगातार प्रभावित होता रहेगा। अगर पोषाहार ना मिलने पर बच्चे का जो विकास है वो वहीं कभी रुक जाता है। इसलिए हमारा क्या है, पोषाहार भी विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। और प्रजाति आ गई, प्रजातियों में क्या लगातार किसी प्रजाति का कोई अलग प्रजाति का है, तो ये प्रजातियों से मतलब नहीं है, इससे हमें ज्यादा नहीं कि कौन किस प्रजाति का कौन किस प्रजाति का नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कि हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मेन कारक हैं। तो सबसे पहले जो ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है इससे, वंशानुक्रम और वातावरण, विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो वंशानुक्रम वातावरण ये दोनों दे रखा होगा। बुद्धि बहुत कम दे रखी होती है, लिंग शुद्ध वायु ये दे रखा होता है। एक तो ये वन हो गया, दूसरा हो गया टू, ये क्वेश्चन दे रखा होता है। भयंकर रोग यानी थर्ड, और हो गया हमारा फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये 5 जो स्टेप है यानी सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं 5 स्टेपों में। तो वंशानुक्रम, वातावरण, अंतःस्रावी और भयंकर रोग एवं चोट और पोषाहार, तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि विकास सबसे ज्यादा इन दोनों में से विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो आपको वहां ध्यान रखना है। ठीक है, वंशानुक्रम, वातावरण, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, भयंकर रोग एवं चोट, पोषाहार और अंतःस्रावी ग्रंथियां और प्रजातियां, ये जितनी भी प्रजाति बहुत कम पूछी जाती। तो ये था मेरा आज का, आपको क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पूरा चैप्टर मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। आप किसी भी चैनल पर जाओगे तो आपको 10 मिनट या 5 मिनट पढ़ाएगा। मैंने आपको पूरा चैप्टर विद रेटेड हैंड राइटिंग नोट से प्रोवाइड कराया और इसके क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा। आप देखना इसके क्वेश्चन कैसे आराम से करते हो, एकदम फटाफट, समझने की कोई देरी नहीं होगी और एकदम आंसर लगा दोगे। गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे चैनल पर बने रहिए, एक बार में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और क्या होगा, सारे क्वेश्चन डाउट जो है आपके एक बार में क्लियर होने के बाद में एक ही बार में आपका जो सीटेट या टीईटी है वो चाहे बिहार हो सब आराम से निकल जाएगा। तो आप इन पॉइंटों को ध्यान रखें। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल मिलेगा, एजुकेशन रिलेटेड। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, यानी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में जो भी वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।